प्रिय छात्रों, जब भी हम किसी धार्मिक स्थल के सामने से गुजरते हैं तो हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। हम अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। ये सब हमने कहाँ से सीखा, क्या आप बता सकते हैं? मैं जानती हूँ आपका यही उत्तर होगा कि अपने परिवार से सीखा, अपने बड़ों से सीखा। और उन्होंने कहाँ से सीखा? तो आपका उत्तर होगा कि उन्होंने अपने बड़ों से। अर्थात यह प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है, परंपरागत है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं। तो आज हम पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ेंगे और समझेंगे इसलिए कहा कि पढ़ना भी है और साथ में समझना भी है। कई बच्चे बिना रुचि के अरुचि से पढ़ लेते हैं। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर रट लिए। कभी कभी उनके अंक भी अच्छे आ जाते हैं, पर केवल अंक अच्छे आने से कुछ नहीं होता। आपको जो समझना चाहिए, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से, वो आपको आत्मसात करना है, जो जीवन भर आपके काम आएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, रटे ना। सबसे पहले हम संस्कृति और स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जानेंगे, जो इस पाठ के लेखक हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं, किस विधा का पाठ है। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो संस्कृति का स्वरूप, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई। जिन्हें आप ओटी कहते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, अंडरलाइन कर लें, इसे रेखांकित कर लें। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी, डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। इस पर भी आप ध्यान दें। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में ध्यान रहे, ये कुछ इनकी लिखी हुई हैं, कुछ संपादित की हुई पुस्तकें हैं। गुरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। गंभीर रूप से इन्होंने अध्ययन किया है इन चीज़ों का। कालिदास के मेघदूत तथा बाणभट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम संस्कृति का स्वरूप
पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय भाव। लेखक ने इस निबंध में बताया कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है, बहुत विस्तृत है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। सांस्कृतिक कार्य उसी तरह हैं जैसे एक बड़ा वृक्ष जिसमें बहुत सारे फल लगते हों, उसी प्रकार का है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तो आप जानते ही हैं। भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से अर्थ है यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, सभी तरह का विकास उसकी पूर्णता का आधार है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राण का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यदि हमें अपने राष्ट्र को तरक्की या ऊंचाई पर ले जाना है तो उसका आधार क्या है? संस्कृति। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पूर्व यानी पिछला, पुराना, नूतन यानी नया, तो पुराने और नए का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इसका अर्थ है हमें क्या बनना है, हम क्या बनना चाहते हैं, ये हम स्वयं निश्चित करते हैं। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। कर्म से भयभीत, जो कर्म नहीं करना चाहता या कर्म से भयभीत है, कर्म करने से जिसे डर लगता है, वो केवल सोचता ही रह जाता है। केवल विचार चलते रहते हैं उसके दिमाग में कि हमें ये करना है, वो करना है, और करता कुछ नहीं है, केवल सोचता ही रह जाता है। और इस प्रकार वह किसी नई पद्धति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, जो हमारी पुरातन संस्कृति के अच्छे तत्व हैं जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं। कल्प वृक्ष अर्थात इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिससे सभी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। तो सांस्कृतिक कार्य उस कल्प वृक्ष की तरह हैं और फलदायी हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति में वो सारी चीज़ें निहित हैं जिससे हमारा विकास, सर्वांगीण विकास हो सकता है। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं, उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का भी नहीं है। दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती। जो उन्नत देश हैं, वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही मार्ग है। मन को बुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर मन और शरीर की तुलना की गई है
संस्कृति और आर्थिक कार्यक्रमों से। तो ये दोनों ही एक उन्नत देश के लिए आवश्यक हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। सर्वांग यानी सारा शरीर, सभी अंग उसके। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान रूप होता है, अर्थात वो साकार होती है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। नानाविध विविध प्रकार के रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच के विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षट ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। ये देव शिल्प थे, देवताओं के द्वारा बनाए हुए। उनकी कृति देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें। उषा काल कहते हैं भोर का समय, जो सुबह का समय होता है, जब सूर्य लालिमा लिए उगता है, उस समय को कहते हैं उषा काल। उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूपों से भरा गया। इस प्रयत्न में सहस्त्रों वर्ष लगे, हजारों वर्ष लगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जितना भी जीवन का ठाठ है, अब यहाँ पर जीवन का ठाठ जीवन का ठाठ है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। दीर्घकालीन लंबे समय से जो प्रयत्न किए जा रहे थे, उसके फलस्वरूप, उसकी परिणति से हुई है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, साहित्य, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी संस्कृतियाँ भी अनेक हैं। यहाँ नानात्व अनिवार्य है। नानात्व यानी विविधता अनिवार्य है। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। इसका अर्थ है कि हम किसी एक संस्कृति से ही बंधे हुए हो सकते हैं। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। यूँ तो संसार में स्त्रियां और पुरुष हैं। अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं, उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है। वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। धात्री, माँ, माता, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वही हमारी धात्री यानी माँ होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों और विचारधाराओं, संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनता है। जितनी अच्छी तरह हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, उसी के जरिए हम दूसरी संस्कृतियों को अच्छे से समझ पाएंगे, उनका सम्मान कर पाएंगे।
अपने केंद्र की उन्नति वह विकास की नींव है। कहते हैं घर खीर तो बाहर भी खीर। घर में एकादशी तो बाहर भी सब सूना। यदि हमारा मन विकसित है तो हमें आसपास भी सब विकसित अवस्था में दिखेंगे। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है, जब हम उसमें आस्था या विश्वास रखने लगते हैं, तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है। परिधि यानी दायरा, हमारे मन का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तार हो जाता है उसका। हमारी उदारता का भंडार भर जाता है, हम और दयालु और उदार हो जाते हैं। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। यदि कहा जाए तो संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र इन दोनों का आधार भी है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। यदि राजनीति में हम अपना स्थान पाना चाहते हैं, प्रभुत्व पाना चाहते हैं, तो वो भी हमें केवल संस्कृति के माध्यम से ही मिलना संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। अगर हम अपने जीवन को एक वृक्ष समझ लें तो उसका संवर्धन, उसका विकास, उसकी तरक्की संस्कृति पर निर्भर है। उस वृक्ष की संस्कृति वो रस है, वो पदार्थ है जिसको डालने से उस वृक्ष का विकास होगा। राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इने गिने पत्ते ही देखने में आते हैं, अथवा यूँ कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है और संस्कृति उस पथ का साध्य है। साध्य अर्थात वह लक्ष्य या मंजिल या मुकाम जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो राजनीति तो केवल उस पथ की, उस रास्ते की केवल साधना है। साध्य तो संस्कृति है। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम स्वतंत्र हैं। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा, जो नया रूप हमें प्राप्त होगा, वह अकस्मात, अचानक से, अपने आप आ गिरने वाला नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। हम अपने राष्ट्र को तरक्की दिलाना चाहते हैं, राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, तो हमें संस्कृति की साधना करनी होगी। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हमारी संस्कृति पुरातन है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी पुरातन परंपरा है उसमें से केवल हम अपने विकास के लिए जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको आत्मसात कर लें और जो जड़ तत्व हैं, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उनको त्याग दें। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है।
आप किसी भी उदाहरण के जरिए आप ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं। पानी का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर बहता हुआ पानी होगा तो वो शुद्ध रहता है, और ठहरा हुआ पानी होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए उसी प्रकार हमारा जीवन है, हमें नित्य कुछ नया करना है। इसलिए चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है, तभी तक प्रगति और उन्नति होती है। चरे वेती का अर्थ है चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये धुन जब तक हमारे राष्ट्र रूपी रथ के पहियों के साथ गूंजती रहेगी, तभी तक प्रगति और उन्नति होती रहेगी। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुंध जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। परकोटा कहते हैं जो पहले महल बनाए जाते थे, उनके आसपास जो ऊंची सी दीवार बनाई जाती थी, उसको परकोटा कहा जाता है। तो ऐसा ना हो कि हमारा मन भी एक ऐसा परकोटा खींचकर अपनी रक्षा की साध करने लगे। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पुराने और नए का जहाँ मेल होता है, वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, और जो नया है उसका भी इसलिए तिरस्कार करना उचित नहीं। उनके कहने का अर्थ है कि कोई पुरानी चीज़ को केवल पुराना होने के कारण अच्छा नहीं माना जा सकता, और नई चीज़ को नया होने के कारण बुरा नहीं माना जा सकता। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कसकर, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मूढ़ हैं उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण यहाँ ये घर की बुद्धि का टोटा इसलिए कि खुद की बुद्धि लगाना ही नहीं चाहते वो, इसीलिए तो मूर्ख हैं। तो उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरों के बुलावे में आ जाते हैं। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे। जो पुरातन काल था वह मर चुका था, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह मृत हो जाएगा, मरा हुआ समझा जाएगा। पुराने समय के जो विचार हैं वे तो अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना उनको परखे, बिना उनकी परीक्षा किए अपने मन को उधर जाने देगा? अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है, वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। हमें स्वयं की बुद्धि लगानी पड़ती है, स्वयं विचार करना पड़ता है। हमें भीड़ों का झुंड नहीं बनना है कि एक भीड़ जिस तरफ चल दी और हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। हम मनुष्य हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास जानवरों से कहीं अधिक हुआ है और हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है, सही निर्णय लेने की बुद्धि, उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्मगुरु जो कह गए थे वह सच्चा है, उसकी सब बात सफल है, और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टुटपुंजिया है, हल्के स्तर की है। जो स्वयं की बुद्धि की महत्ता को स्वीकार नहीं करता, ऐसा बावा वाक्यम प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है।
स्वयं का ही हनन करता है, स्वयं को नष्ट करता है ऐसा व्यक्ति। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए थे। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर सोचने में आलस करता है, विचार नहीं है उसके पास, दरिद्री है, गरीब है विचारों से, बनकर हाथ में पतवार लेता है। पतवार कहते हैं जो नाव खेने के लिए जो डंडे का जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको पतवार कहा जाता है। तो हाथ में वह पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है और जिनका अंत नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं, वैसे दूसरों का मत भी तो हो सकता है। जैसे हम अपनी बात कहते हैं और उस पर अड़ जाते हैं कि हाँ हम सही हैं, वैसे दूसरों का भी तो मत हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए? इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए, परख लेना चाहिए एक बार। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। ऐसा मन जिस पर कोई भार ना हो, भार से मुक्त हो। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके, उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया। राज्ञां ऋषीणां चरितानि तानि कृतानि पुत्रैर कृतानि पूर्वैः, अर्थात जो उनके पिता नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न मानने लगे। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। हमें रूढ़ियों को नहीं अपनाना है, हमें उस चीज़ को अपनाना है जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लाभ के लिए है, जिससे हमारा विकास हो सकेगा। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, पूर्वकालीन पिछले समय की पुरानी संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। जो हमारे लिए अच्छा है उसको ग्रहण कर लें, सार ग्रहण कर लें और बाकी सबको छोड़ दें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। जैसे किसी वृक्ष के लिए, पौधे के लिए खाद आवश्यक होती है, वैसे ही हमारे विकास रूपी वृक्ष के लिए वह खाद बनकर उपयोगी हो जाएगा। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती हैं। हमारी जो संस्कृति है
भारतीय संस्कृति, उसमें सभी चीज़ों को आत्मसात कर लिया जाता है, नए को अपना लेते हैं अपने तरीके से। यदि हम ऐसा नहीं करते और पुराने पर ही अड़े रहें तो यही स्थिति आएगी जो यहाँ दी गई है। हमें अपनी भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना चाहिए। अपनी कला में से अध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, सबको एक साथ लेकर चलने की भावना, मेल जोल, समवाय, सभी को खुश रखने की भावना और संप्रीति, मित्रतापूर्ण सद्भाव या सद्भावना, अच्छी भावना, संप्रीति के जीवन मंत्र की शिक्षा देता है, जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियम बनाने वाला नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उसका सार ग्रहण करना होगा। उन सिद्धांतों का मंथन करके उनका जो सार है उसको ग्रहण करना है। केवल धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम कट्टर हो जाएं, अड़ जाएं किसी चीज़ पर। धर्म का अर्थ ये है कि हम पुरानी अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को जो हमारे लिए आवश्यक है उनको अपनाते जाएं। रूढ़ियाँ रुचि वेद से भिन्न होती रही हैं और होती रहेंगी। धर्म का मथा हुआ सार यह है, प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। तभी हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं ऐसा समझना चाहिए। जब हम अपने आप को ऊंचा उठाने के प्रयास में लग जाएं, और केवल अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना है, अपने साथ वाले सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, तभी हम अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे। किसी को गिराकर हम ऊंचा नहीं उठ सकते। तो हमें सभी का सम्मान करते हुए, सभी को साथ लेते हुए ऊंचा उठना है। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है, इन सभी चीज़ों से जो हमारे लिए आवश्यक है, उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। ध्यान दें, आपको भी एक बार इस पाठ को पूरा पढ़ना है। अब हम इसके जो कठिन शब्द आए इसमें उनके अर्थ जान लेते हैं। इन्हें शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी पर भी नोट करें। प्रवृत्ति, मन का किसी विषय की ओर झुकाव। भावी, भविष्य का या आगामी। सहस्त्रों, हजारों। नानात्व, विविधता। चरेवेति, चलते रहो। पुरातन, पुराना या प्राचीन। आत्महनन, स्वयं को मारना। समन्वय, मेल या संयोग। नियामक, नियम निर्धारित करने वाला। मूर्तिमान, साकार। भुवन, संसार। संवर्धन, वृद्धि। गुरुत्तर, बड़ा। टुटपुंजिया, हल्का या निम्न स्तर का। अर्वाचीन, नवीन या नया। समवाय, ये अर्वाचीन प्राचीन का विलोम है। अर्वाचीन, प्राचीन यानी पुराना, अर्वाचीन यानी नया। समवाय, समूह या झुंड। संप्रीति, मैत्री भाव। अब इसके हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
वैसे ये बताना आवश्यक नहीं था, ये लिखाना आपको, पर मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसलिए ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृति से लेखक का क्या उद्देश्य है? संस्कृति से लेखक का आशय जीवन की पूर्णता से है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। इस प्रकार हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? व्यक्ति का जीवन तब ढलना प्रारंभ हो जाता है जब वह उसकी अवहेलना करता है, क्योंकि लगातार गतिवान रहना मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। अतः जब व्यक्ति गतिशील नहीं रहता है तब उसमें ठहराव आ जाता है, और ठहराव आते ही मनुष्य का जीवन ढलने लगता है। अगला प्रश्न है, हमें दुराग्रह क्यों छोड़ देना चाहिए? जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं, वैसे ही दूसरों का मत भी तो हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए? इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूतकालीन साहित्य से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? इसका उत्तर है, भूतकालीन साहित्य से हमें आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भारत की आज जो महत्ता है वह उसके आत्मत्याग और मानव सेवा के ही कारण है। इसलिए हमें भूतकाल की रूढ़ियों का त्याग कर देना चाहिए तथा भूतकाल की प्रेरक और चेतनता प्रदान करने वाली बातों को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म का मथा हुआ सार क्या है? यह प्रश्न अधिकतर आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। जीवन को ऊंचा उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा प्रारंभ समझना चाहिए। धर्म मनुष्य को उत्थान का मार्ग दिखाता है। धर्म मानव की बुराइयों को दूर करता है, उसमें अच्छाइयों का विस्तार करता है। अगला प्रश्न है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है, उन्नत देश कौन से दो कार्य एक साथ संभालते हैं? आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का भी नहीं है। दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती। जो उन्नत देश हैं वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कृति जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। संस्कृति से हमारे मन एवं शरीर को सीखने का अवसर मिलता है। विभिन्न विचारधाराओं से अवगत होकर हम अपना स्वभाव, रहन सहन, वेशभूषा, अपनी सोच एवं ज्ञान का विस्तार करते हैं। यह सभी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। इसलिए संस्कृति को जीवन के लिए आवश्यक माना गया है।
अगला प्रश्न है, कौन से मनुष्य आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं? ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ज्ञान सतत उन्नति की प्रेरणा देता है, अतः प्राचीन का जो भी अच्छा है उसे स्वीकार करें और जो मर चुका है उसे त्याग दें। पुराने विचारों को भली प्रकार परीक्षा करके अपनाना चाहिए। जो विचार करने में आलस्य करेगा वह कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। स्वयं को निम्न स्तर का समझने वाले बुद्धिहीन प्राचीन मान्यताओं और कथनों को ही सही मानते हैं। इस तरह बाबा वाक्यम को प्रमाण मानने वाले आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते? प्राचीन और नवीन संस्कृतियों का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति विकसित होती है। प्राचीन और नवीन के गुण दोषों को बुद्धिमान कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं, पर जो मनुष्य मूर्ख होते हैं उनके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती और वे दूसरों के भुलावे में आ जाते हैं। जो प्राचीन था वह मर चुका है, वह दूसरों का था। यदि आज का मनुष्य उसे पकड़कर बैठेगा तो वह भी पुराने की तरह मर जाएगा। पर जब मनुष्य का ध्यान कर्म की सिद्धि पर जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य कर्मों से विपरीत और भयभीत होते हैं वह विचारों की उलझन में फंस जाते हैं। वे जीवन की नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते। ऐसे रूढ़िवादी और प्राचीन नवीन का मेल न कर पाने वाले लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं। अगला भाषा अनुशीलन है इसके बाद, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उन्नति, अवनति, उदारता, कठोरता, नूतन, पुरातन, सम्मान, अपमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये इसी पाठ में आए हुए मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। पहला है जीवन का ठाठ। ये आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम पढ़ रहे थे पाठ को तब बीच में आया था जीवन का ठाठ। जीवन का ठाठ का अर्थ है जीवन का आनंददायी रूप। वाक्य प्रयोग, कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन का ठाठ निराला होता है। कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना, परख करना। वाक्य प्रयोग, मनुष्य को सिद्धांतों को अपनाने से पहले कसौटी पर कस लेना चाहिए। या इसका एक और वाक्य प्रयोग दिया गया है, किसी की बात मानने से पहले उसे कसौटी पर कसकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। ये लोकोक्ति है, घर खीर तो बाहर खीर। इसका अर्थ है चारों ओर सुख ही सुख। इसका वाक्य में प्रयोग है, जब मनुष्य का सौभाग्य होता है तो उसे घर में खीर और बाहर भी खीर मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटकर पृथक पृथक लिखिए। ये जो शब्द दिए हैं इसमें से हमें तत्सम और तद्भव शब्दों को छांटना है। तो जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द, जैसे चंद्र, संध्या, सहस्त्रों। तद्भव शब्द हैं ठाठ, पुराना और रास्ता। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं, इन्हें शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पर इन्हें शुद्ध रूप में लिखा गया है।
उतार लीजिए आप इनको। ऐच्छिक, ज्योत्सना, प्रतिलिपि, किरण, ध्वनि, उज्जैनी। यहाँ पर आपका ये पाठ 2 पूरा हो गया। यदि मेरे समझाने का तरीका और मैंने जो ये अपने हाथों से लिखकर पूरा भेजा है आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।